नमस्कार, न्यूज़@4 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर, जहां अखिलेश यादव से मिलने के लिए जयंत चौधरी पहुंचे हैं। जयंत चौधरी को लेने के लिए अखिलेश जी ने कार भेजी थी। सीट बंटवारे को लेकर अहम ये मुलाकात मानी जा रही है। किन सीटों पर, कितनी सीटों पर बात बनेगी, इसको लेकर आज ये जो बैठक हो रही है काफी महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए जयंत चौधरी पहुंचे हैं। दोनों के बीच मुलाकात में कितनी सीटों पर बात बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। आरएलडी की ओर से किन सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, कहां पर आरएलडी की पकड़ काफी मजबूत है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ सीटों के बंटवारे को लेकर भी बातचीत होगी। जयंत चौधरी को लेने के लिए अखिलेश ने कार भेजी थी। सीट बंटवारे को लेकर इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ अगर देखें तो आरएलडी का दबदबा भी काफी है। ऐसे में कहां की कितनी सीटें मिलती हैं, देखने वाली बात होगी। मैं कभी नाराज होता ही नहीं। आज बातचीत फाइनल हो जाएगी। मुझे नाराज मेरे घर वालों ने देखा, पता नहीं चैनल वालों ने कहाँ देख लिया। देखा नहीं, लेकिन आज बातचीत फाइनल हो जाएगी। जो गठबंधन चाहता हूँ कि गठबंधन 403 सीटों पर लड़ेगा, ये मैं चाहता हूँ। गठबंधन बहुत मजबूत, उसमें कोई शक है क्या? जयंत चौधरी साफ तौर पर, हालांकि कुछ भी साफ तौर पर कहने से बच रहे हैं, पर ये जरूर है कि कहीं ना कहीं बातचीत करने के लिए आज पहुंचे हैं। और एबीपी गंगा ने जिससे पहले ही कहा था कि खुद अखिलेश यादव ने गाड़ी भेजी हुई है उन्हें लेने के लिए, और अकेले देखिए वो आए हैं। पार्टी के 3-4 लोग ही यहाँ पहुँचे थे, और वो भी खबर देखकर ही एबीपी गंगा पर जब खबर चली उसके बाद उन्हें जानकारी मिली और वो पहुँचे हैं। और फिलहाल जयंत चौधरी इस वक्त यहाँ से निकल रहे हैं, अखिलेश यादव के आवास पर जाएंगे। और वहीं पर कहा जा रहा है कि 3:30 बजे जो मुलाकात है दोनों नेताओं की वो होगी। लेकिन सीटें कितनी होंगी, कितनी सीटें वो चाह रहे हैं वो ये नहीं बता रहे। हाँ, ये कह रहे हैं कि गठबंधन 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अनुभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुभव, महत्वपूर्ण मुलाकात है अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच में, लेकिन जो सीट बंटवारे को लेकर बात है उसमें आपको क्या लग रहा है? क्योंकि एक पार्टी तो है नहीं, गठबंधन की पार्टियां बहुत सारी है, 12 से ज्यादा पार्टियों के साथ गठबंधन है। ऐसे में कितने पर बात बन सकती है? देखिए, हम जयंत चौधरी को हमने एयरपोर्ट पर उनसे बात की, उसके बाद हम उनके काफिले के पीछे पीछे पहुंचे। और ये जो जनेश्वर ट्रस्ट है यहाँ पर अब अखिलेश यादव का इंतजार कर रहे हैं जयंत चौधरी, क्योंकि अखिलेश यादव अभी एक कार्यक्रम में है और वहां से वो यहाँ पहुंचेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट जयंत चौधरी को यहाँ पहुंचे हो चुका है। और जब हमने एयरपोर्ट पर बात करने की कोशिश की तो यही बात जयंत चौधरी ने कही कि आज चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब चीज़ें ठीक होने का मतलब क्या है? यानी गठबंधन तो हो चुका है, पर सीट शेयरिंग क्या रहेगी, कितनी सीटें आरएलडी को देगी समाजवादी पार्टी, और आरएलडी की तरफ से कितनी सीटें मांगी जा रही हैं। ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ जो 12 पार्टियां आप कह रही, जो 12 उनके गठबंधन में लोग हैं, उनमें आरएलडी है, सुभाषपा है, महान दल है, जनवादी पार्टी, सोशलिस्ट है, गणतंत्र गोंडवाना पार्टी है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो अब शिवपाल यादव की पार्टी है। तो इन सारी पार्टियों में सबसे ज़्यादा अगर सीटें किसी को मिलेंगी तो वो आरएलडी को मिलेगी, ये सभी मान रहे हैं। और हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 33 सीटें जो है वो अखिलेश यादव देने को तैयार हैं जयंत चौधरी को। लेकिन उसमें भी एक क्लॉज होगा, उसमें क्लॉज ये हो सकता है, उसमें एक शर्त हो सकती है कि भाई 33 आपको दे रहे हैं, लेकिन इनमें 10 से 12 पर हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, या आपके लोग होंगे तो सिंबल हमारा होगा। इस तरह का भी कुछ नियम शर्तें हो सकती हैं। और इसीलिए देखिए, गठबंधन कब हुआ था? चुपचाप तब भी जयंत चौधरी आए थे, अखिलेश यादव के घर पर गए थे, बाद में फोटो ट्वीट करके जानकारी दी थी। और आज भी सीक्रेट मिशन पर ही आए हैं जयंत चौधरी, चुपचाप आए, किसी को पता नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता नहीं है। गाड़ी भी अखिलेश यादव ने भेजी थी जयंत चौधरी को लेने के लिए, हमने वो गाड़ी भी दिखाई दर्शकों को। और वहां पर 5 नेता जो पार्टी के पहुंचे थे वो भी एबीपी गंगा देखकर ही पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं इसको बिल्कुल सीक्रेट रख रहे हैं जयंत चौधरी सारे। बिल्कुल, ये तो साफ है अनुभव, सीक्रेट रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहले से देखिए गठबंधन तो बहुत पहले ही हो चुका था। लेकिन सीटों को लेकर क्या अभी तक कोई बात बन नहीं पाई, या फिर पेच फंसा कहां पर हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, बिल्कुल वही तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। चुनाव तो अब करीब आ गया, 1 या 2 दिन में अगर कहिए तो चुनाव आयोग हो सकता है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दे, आचार संहिता लग सकती है। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां अपनी रैलियों को रद्द कर रहे हैं, चुनावी सभाएं रद्द, पर अभी तक ये तय ही नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसीलिए तो जयंत चौधरी आए आज इस मौसम में, जब बारिश हो रही है लगातार,
लखनऊ में लगातार बारिश हो रही है। एयरपोर्ट पर जयंत चौधरी से जो हमने पूछा, उन्होंने कहा कि बारिश है, बारिश का मजा लीजिए। इस मौसम में अगर वो निकल कर आए हैं दिल्ली से लखनऊ, तो जाहिर सी बात है इसी चीज को तय करने के लिए आए कि भाई हम कितनी सीटें आप हमें देंगे, अनुभव तय तो किया जाएगा और ये जब मुलाकात और खत्म हो जाएगी इसके बाद ये साफ भी हो जाएगा। लेकिन आपको याद होगा जब शिवपाल की पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था तो एक ट्वीट सामने आया था अखिलेश का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन तब करते हैं जब सीटों को लेकर बातचीत हो जाती है। तो वो ट्वीट सही है या फिर आज की जो मुलाकात के मायने नजर आ रहे हैं वो सही समझा जाए? देखिए, अखिलेश यादव ने तो अपनी तरफ से तय कर रखा है ना कि हमें कितनी सीटें देनी है। हमें इस पूरे गठबंधन में 12 पार्टियों के साथ जो हमारा गठबंधन है, या 11 अगर हम कहें उनके साथ गठबंधन है, तो हमें कितनी सीटें देनी। अब 2017 को आप देख लीजिए, तब 100 सीटों के आसपास जो है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ था। उसमें भी क्या हुआ था, कहीं कहीं पर कांग्रेस के सिंबल पर समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव लड़े थे। तो इसी तरीके की कुछ इस बार भी रणनीति तैयार है और बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अभी किसी भी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर कोई इस बात सामने नहीं आई है किसको कितनी सीटें देंगे। अब आरएलडी को मान लीजिए 35, 36, 37, 33 सीटें दे देते हैं, तो सुभाषपा कितने पे मानेगी? कहीं ऐसा ना हो कि एक पार्टी को ज़्यादा सीटें दे दे और दूसरी पार्टी कहे कि भाई साहब आपने तो उनको ज़्यादा सीटें दे दी, फिर अन्य जो पार्टियां हैं, शिवपाल यादव की पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। इसीलिए कोशिश ये हो रही है कि जब चुनाव बेहद करीब आ जाए तब हम सीट शेयरिंग को बात करें या सीट शेयरिंग पर चर्चा करें। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि एक पार्टी को सीटें मिल जाए तो दूसरी पार्टी कहे कि आपने इनको ज्यादा दे दिया, हमको कम दे दिया। क्योंकि एक पार्टी नहीं है जिसके बीच आपको संतुलन बनाना है। 12 से ज्यादा पार्टियां हैं जिनके बीच में संतुलन बनाना है सपा को। ऐसे में किस जगह से किसको चुनाव लड़ाया जाए, ये भी सबसे बड़ी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात भी की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में हुई सुरक्षा में चूक को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी राजभवन पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुरक्षा को लेकर चिंता भी जाहिर की है। तो कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया और उसके बाद प्रधानमंत्री का वो बयान सामने आया और उसके बाद एक के बाद एक बयानों की झड़ी लग गई। आज जब राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, उस दौरान की तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पंजाब में हुई सुरक्षा में चूक को लेकर राष्ट्रपति से राजभवन में मुलाकात करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचे थे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुरक्षा को लेकर चिंता भी जाहिर की थी। तो ये वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट से मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान की ये तस्वीर है। सुरक्षा में बड़ी चूक कल सामने आई थी और उसके बाद जो बयानों की झड़ी लगी वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जो बयान दिया कि मुख्यमंत्री से कहिएगा बस जान बच गई, उस बयान के अपने आप में कई मायने हैं। योगी आदित्यनाथ का भी उसको लेकर बयान आया कि पूरी जांच होनी चाहिए। आज खुद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे और मुलाकात के दौरान की ये तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। वहीं पंजाब में बीते बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले को लेकर भाजपा उग्र नजर आ रही है। यूपी से लेकर उत्तराखंड, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर सियासत वहां पर गर्म हो रही है। जहां उत्तराखंड में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस भवन के सामने उग्र प्रदर्शन किया, तो वहीं विकास नगर में भाजपा नेताओं ने पंजाब सरकार का पुतला जलाया और विरोध दर्ज कराया। इससे अलग मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर महामृत्युंजय का जाप भी कराया। अब देखिए 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे। कांग्रेस दफ्तर के बाहर किस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल किया है, प्रदर्शन वहां पर किया गया। देखिए बैरिकेडिंग भी लगाई गई है इनको रोकने के लिए। पहली तस्वीर आप देखेंगे। दूसरी तस्वीर, पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। विकास नगर की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, जगह जगह पर पुतले जलाए जा रहे हैं। और तीसरी और आखिरी तस्वीर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक पूजा रखी है। महामृत्युंजय का पाठ प्रधानमंत्री मोदी के लिए कराया गया है, क्योंकि जिस तरीके से कल उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक हुई, लगातार भाजपा की ओर से उग्र प्रदर्शन जगह जगह पर किया जा रहा है। वाराणसी के काल भैरव मंदिर में भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर पूजा की गई। इस दौरान भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र की कामना की। काशी कोतवाल के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भाजपा नेताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और पंजाब सीएम चन्नी से इस्तीफे की मांग की। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
भाजपा नेताओं की ओर से लगातार अपना विरोध जताया जा रहा है, नाराजगी, गुस्सा जताया जा रहा है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, काल भैरव मंदिर की तस्वीर है, जहां पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर पूजा भी की गई और पंजाब सरकार के लिए लगातार इस्तीफे की मांग पंजाब के मुख्यमंत्री की गई है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले में किसान नेता राकेश टिकैत ने भी बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने इसे प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक स्टंट करार दिया। लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए प्रधानमंत्री स्टंट कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि पंजाब के फिरोजपुर में होने वाली रैली में भीड़ न पहुंचने के बाद भाजपा स्टंट कर रही है। बीजेपी के लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है, और जो कांग्रेस के लोग हैं जिनकी वहाँ पर सरकार है, उनका ये कहना है कि वहाँ पर भीड़ कम थी, इसलिए पूर्ण रूप से जानबूझ कर ये स्टंट्स करा गया है। काफिला तो रुका हुआ देखा रहा, उसमें एक तीसरा पक्ष किसानों का भी है। किसानों का कल का प्रदर्शन था सब जगह, और वहाँ पे कौन से जत्थीबंदी थी, रास्ते रोकने का कोई प्रोग्राम नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ होगा कि किसी ने बताया होगा कि इस रूट से आ रहे, तो लोग रास्ते में बैठे। लेकिन अभी ये जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री का काफिला रोकने के लिए रास्ते में बैठे थे, वो नहीं है, वो इत्तेफाकी है और उसी रास्ते से प्रधानमंत्री आ रहे। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो अपना पक्ष है, हमारा अपना पक्ष ये है कि प्रधानमंत्री जी को 120 किलोमीटर का सफर बगैर प्रोग्राम के नहीं करना चाहिए। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, ये बड़ी घटना है, इसकी जांच होनी चाहिए। ओवैसी ने SPG पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया है। कल का जो पंजाब का जो उनका वाक़या हुआ, इसकी तहक़ीक़ात करानी चाहिए। आखिर SPG क्यों अग्री हुई प्रधानमंत्री को लेकर जाने के लिए। और तीसरी बात यह है कि वहाँ की मुकामी पंजाब की पुलिस का क्या रोल रहा, कैसे हुआ। हम तो चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, आज नरेंद्र मोदी है, कल इंशाल्लाह नहीं रहेंगे, मगर देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी SPG के ब्लू बुक या जो भी रूल बुक है उसके तहत होती है, उसका खास ख्याल रखना चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर सियासी नेताओं की बयानबाजी के बाद अब यूपी के साधु संतों ने भी आवाज उठाई है। अयोध्या के संतों ने प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षा चूक मामले पर कांग्रेस को घेरा और इसके पीछे बड़ी साजिश होने की बात कही। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के पीछे देश विरोधी ताकतों का भी हाथ हो। दुर्भाग्य के साथ हमको कहना पड़ा है, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा जिस प्रकार से बयान दिया जा रहा है बहुत निंदनीय है। जितनी इसकी निंदा किया जाए उतनी कम है। इनको तो संवैधानिक तरीके से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वहाँ करोड़ों का शिलान्यास करने के लिए पंजाब जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जिस प्रकार से तथाकथित खालिस्तानी आतंकवादी के द्वारा पहले से सुनियोजित तरीके से वहां पर प्लानिंग करके बॉर्डर पे रोकने का जो कार्य किया गया बहुत निंदनीय है। इसकी पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। तो अयोध्या के संतों ने बड़ी लापरवाही से बताया है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि देश विरोधी जो ताकतें हैं उनकी ओर से प्रधानमंत्री को लेकर ये एक बड़ी साजिश रची जा रही हो। अलग अलग बयान इसको लेकर सामने आ रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के, जहां अलग अपने बयान है। साथ ही साथ अगर देखें तो साधु संतों का बयान भी अब इस पे सामने आया है, नाराजगी सामने आई है। बड़ी साजिश अयोध्या के संतों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको बताया है। और चलिए अब बात करेंगे कोरोना के कहर की। कोरोना के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों ने एक बार फिर से पूरे देश में कोरोना की दहशत को बढ़ा दिया है। पूरे देश में 24 घंटे के अंदर 90,928 नए केस सामने आए हैं। साथ ही 325 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। कोरोना के बेहिसाब बढ़ते मामलों की शिकार यूपी भी है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 3,121 नए केस सामने आए। बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए यूपी में नाइट कर्फ्यू की मियाद को भी बढ़ा दिया गया है। अब
नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। इससे पहले 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। इसके साथ ही यूपी में 16 जनवरी तक 10वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो वाकई चिंता का विषय है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अब तो 15 से 18 साल के जो किशोर हैं वो भी जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसलिए उन लोगों से भी अपील है अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और वैक्सीन लगवाएं। सरकार भी लगातार इसको लेकर नए कदम उठा रही है। नई गाइडलाइन आज से जारी भी की गई है उत्तर प्रदेश में, जो आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तेजी से लगातार संक्रमण फैल रहा है जो सरकार की, जनता की, प्रशासन की चिंता को बढ़ा रहा है। और दूसरी तरफ 8 घंटे तक नाइट कर्फ्यू अब रात को उत्तर प्रदेश में रहने वाला है। जो इसकी मियाद थी वो बढ़ा दी गई है। पहले रात को 11 बजे से लेकर 6 बजे तक लगाया गया था, लेकिन अब 10 बजे से लेकर 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में रहने वाला है। और ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के कई बड़े चेहरे हैं जो कोरोना की चपेट में आकर बीमार हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। राजकुमार चाहर सांसद है फतेहपुर सीकरी के, जो कोरोना पॉजिटिव है। एसपी सिंह बघेल आगरा के सांसद हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं। डिंपल यादव हमने देखा था, अखिलेश यादव की पत्नी, जो हाल ही में कोरोना पॉजिटिव हुई थी। रवि कुमार एनजी कमिश्नर हैं गोरखपुर के, जो कि कोरोना संक्रमण का शिकार हुए। नवीन जैन आगरा के मेयर हैं जो कि कोरोना का शिकार हुए। योगेंद्र उपाध्याय आगरा दक्षिण से विधायक है जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं। राजेश अग्रवाल बरेली कैंट से विधायक है, वो भी पॉजिटिव हैं। तो तमाम सियासतदान भी कोरोना की चपेट में आए हैं। पंकज पांडे स्वास्थ्य सचिव हैं उत्तराखंड के, जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं। सतपाल महाराज उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री हैं, कोरोना पॉजिटिव ये पाए गए। तो ये तमाम वो बड़े नाम हैं जो कि कोरोना संक्रमित हुए हैं। ऐसे में आप समझिए थोड़ी सी भी लापरवाही आप पर और आपके परिवार पर कितना भारी पड़ सकती है। तो लगातार जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। कोरोना की चपेट में जो माननीय आए हैं वो आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पाएंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कोरोना पॉजिटिव है। राजकुमार चाहर कोरोना पॉजिटिव है। डिंपल यादव हाल ही में पॉजिटिव हुई थी, लेकिन अखिलेश ने खुद जानकारी दी कि अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इसके अलावा रवि कुमार एनजी कमिश्नर हैं गोरखपुर के, जो कि कोरोना की चपेट में है। तमाम वो ये बड़े चेहरे हैं जो लगातार जनता के बीच भी जाते रहे हैं। ऐसे में समझना जरूरी है कि लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसी बीच वाराणसी से एक बड़ी खबर मिल रही है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। 1500 छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट देंगे। अलग अलग स्कूलों से छात्र छात्राएं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे हैं। कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे सीएम। बैठक में के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी योगी आदित्यनाथ की ओर से की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। 1500 छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट देंगे। भी जौनपुर से बड़ी खबर मिल रही है। विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर अनुप्रिया पटेल का बयान सामने आया है। यूपी में सीटों पर विस्तार चाहता है अपना दल एस। अनुप्रिया पटेल ने कहा, सीट बंटवारे पर लगातार बातचीत चल रही है। जिला पंचायत चुनाव में परिस्थितियों के कारण धनंजय का समर्थन किया, ये बयान अनुप्रिया पटेल ने किया है। भाजपा के साथ गठबंधन किया है। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर अब लगातार हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर अनुप्रिया पटेल का कहना है, उत्तर प्रदेश में सीटों पर विस्तार चाहता है अपना दल एस। सीट बंटवारे पर लगातार बातचीत चल रही है। हमारी सीटों के बंटवारे पे अभी वार्ता जारी है। जब वो अंतिम स्वरूप पर पहुंचेगी तो आपको सीटों की संख्या बतानी होगी। विस्तार के बारे में सोचती है। फिलहाल हमारी बातचीत जारी है। अंतिम निष्कर्ष आपको बताएंगे कुछ समय में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में नायब तहसीलदारों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता अपनाई गई है। 2017 से पहले नियुक्ति एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। उन्होंने 2017 से पहले की सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले नौकरी की बात सामने आते ही चाचा भतीजा भांजा वसूली के लिए निकल जाते थे और दोष अधिकारियों पर लगा दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है।
उन्होंने स्वामित्व योजना की चर्चा करते हुए कहा कि 24 लाख से अधिक लोगों को घरौनी की सुविधा दी। उन्होंने यूपी में तेजी से विकास होने की बात की। तो क्या योगी आदित्यनाथ की बड़ी बातें रही, वो भी आप देख रहे हैं। 2017 से पहले नियुक्ति एक चुनौती हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद इसे सरल बनाया गया। ये सबके लिए गौरव की बात है। का क्षण होना चाहिए कि एक समय सीमा के अंदर चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके आप सभी का उसमें चयन हो गया। चयन में किसी प्रकार की सिफारिश, कोई लेन देन या किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव आपके साथ नहीं हुआ है। ये अपने आप में आज की उस प्रक्रिया में खासतौर पर उत्तर प्रदेश की उस व्यवस्था के साथ जो 2017 के पहले एक चुनौती उत्तर प्रदेश के पास थी, उस चुनौती के कालखंड के दौरान इतनी साफ सुथरी प्रक्रिया को प्रदेश के अंदर लागू करने में जो सफलता प्राप्त की है और उसका प्रतिफल आज आपका सफल यहाँ पर नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया के साथ आज आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सबको इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।